नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 254 जो रिपुगेंसी के बारे में बात करता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक स्टेट मैटर या फिर एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पार्लियामेंट साथ साथ में स्टेट लेजिस्लेचर भी कोई लॉ बना देता है तो जो लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया है वो वैलिड रहेगा, स्टेट ने जो बना दिया वो वॉइड हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, जो कि स्टेट और सेंटर के बीच की बात कहेंगे। ये आर्टिकल 256 से लेकर के आर्टिकल 263 के बीच में दिए हुए हैं। आर्टिकल 256 कहता है कि स्टेट आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद द पार्लियामेंट। आर्टिकल 257 कहता है स्टेट कैन नॉट इम्पीड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। साथ में जो इम्पॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 262 जो कहता है कि ऑल डिस्प्यूट्स जो कि स्टेट्स के बीच में हो रहे हैं अबाउट द यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन और द कंट्रोल ऑफ वाटर वो डिसाइड किए जाएंगे बाय द सेंटर। यानी कि दो स्टेट्स के बीच में जब कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स होती है पानी के विभाजन के प्रति तो उसे देखेगी सरकार, सेंट्रल सरकार। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी थी फाइनेंशियल रिलेशन स्टेट और सेंटर के बीच में, वो हमें आर्टिकल 268 से लेकर के 293 के बीच में दिए हुए हैं, जहाँ पे जो स्टेट्स है वो वो ग्रेटली डिपेंडेंट होते हैं ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर देयर फाइनेंस। उन्हें वहाँ से पैसा मिलता है सो दैट वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट काम कर सके अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि ये अकेला सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स भी हैं रेवेन्यू के उनके, पर वो ना एडुकेट नहीं है, उन्हें इतना फंड नहीं मिल पाता उस चीज़ से, तो इसीलिए ये ग्रेटली डिपेंडेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। साथ में जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर होती है बोरो करने के लिए बाहर से या अंदर से अपनी कंट्री के, पर स्टेट के पास ये बोरोइंग पावर नहीं होती है, उनके पास ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो बाहर से पैसे नहीं ले सकते हैं। आपने सुना होगा IMF जिससे अभी पाकिस्तान ने फ़ंड लिया है, तो ऐसे ही उनकी यूनियन गवर्नमेंट पैसे लेती है पर स्टेट गवर्नमेंट पैसे नहीं ले सकती है। विद दिस हम जो चैप्टर के सेकेंड हाफ पोर्शन में जंप लेते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ में। इसमें बताना है कि यूनियन क्या है और टेरिटरी क्या है। तो स्टार्ट होता है हमारा आर्टिकल 1 से, जहाँ पे कंट्री का नाम दिया गया है इंडिया, दैट इज़ भारत के नाम से। बताया जाता है कि किस टाइप की पॉलिटी हमारे इंडिया के अंदर है, हमारे अंदर है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब बताया जाता है हमारी टेरिटरी के बारे में, टेरिटोरियल एरिया क्या है कंट्री का, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है इंडिया की टेरिटरी। फर्स्ट इज टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि वो टेरिटरी जो कि प्रिंसली स्टेट या फिर ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर आती थी। सेकंड वी हैव यूनियन टेरिटरीज। थर्ड वी हैव एक्वायर्ड टेरिटरीज। आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा किन चीज़ के बारे में रिफ्लेक्शन दिया जा रहा है। फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया हो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स यानी कि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो कि हमारा यूनियन ऑफ इंडिया कहलाता था। देन वी कम टू द आर्टिकल 2 जिसमें कहते हैं पार्लियामेंट कैन मेक अ यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर टेरिटरी एज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ द स्टेट। यानी कि एक पार्लियामेंट जो है वो एक्वायर टेरिटरी या फिर यूनियन टेरिटरी, ये वो टेरिटरी हैं जो इंडिया से अभी बाहर हैं जिसे इंडिया एक्वायर कर सकता है, या ऐसी टेरिटरी जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूटीज़ हैं, उनको पार्लियामेंट चाहे तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट में इंक्लूड कर सकता है, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया बना सकता है। और ऐसा पार्लियामेंट ने किया था सिक्किम के साथ में, जहाँ 26 अप्रैल 1975 को इंडिया यूनियन के अंदर सिक्किम को लेके आ गए थे। ऐसी ही बात दिल्ली के लिए की जाती है कि दिल्ली इतना बड़ा है कि उसको एक स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, ना कि एक यूनियन टेरिटरी का, पर ये अभी तक माना नहीं गया है। आर्टिकल 3 है हमारा सेपरेशन फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि एक न्यू स्टेट का फॉर्मेशन, जैसा कि हमने तेलंगाना के केस में देखा था जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 में। इसमें साथ साथ ही आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं किसी स्टेट के साइज़ को, ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज़ को किसी स्टेट की, ऑल्टर कर सकते हैं किसी का नाम, यानी कि किसी भी स्टेट का नाम आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आंध्र प्रदेश का नाम चेंज किया गया था। देन वी हैव पार्लियामेंट डू इट्स ओन विदाउट द परमिशन, यानी कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो ये अपने आप कर सकती है विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर होता है, उनके मन के ऊपर होता है। देन वी हैव आर्टिकल 4 इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 3 और 2 पार्लियामेंट डू नॉट नीड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि कुछ भी चीज़ करने के लिए, यानी कि नाम चेंज करने के लिए या किसी भी बाहर की कंट्री का टेरिटरी को अपने अंदर एक्वायर करने में, यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाने में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऐसे ही कर सकते हैं।
देन वी हैव एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश क्या था, दो हिस्सों में डिवाइडेड था, एक प्रिंसली स्टेट्स और एक ब्रिटिश प्रोविंसेस। अब डिमांड क्या होती थी स्टेट्स को, जब इंडिया इंडिपेंडेंस की टाइम हो रही बात है कि इंडिया को डिवाइड किया जाना चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लाइक साउथ के स्टेट्स काफ़ी बोला करते थे, द्राविड़ मूवमेंट जब चला करता था कि हमें साउथ स्पीकिंग और सॉरी द्राविड़ चाहिए, द्राविड़ मोटेंगर चाहिए, जिसके डिमांड्स काफ़ी हाई थे स्टार्टिंग से ही। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिमांड्स आज़ादी के टाइम पर उठनी चालू हुई थी, ये काफ़ी पहले से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920 से ही एग्री करती थी कि जो रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए स्टेट्स का, वो लैंग्वेजेस के बेसिस पे होना चाहिए, जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल गोल भी बनता है। 1946 के इलेक्शन के टाइम पे मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने लिखा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स को वो सपोर्ट करते हैं। 1946 में लिंग्विस्टिक स्टेट्स को सोचा गया कि ये तो हैम्पर करेंगे हमारी यूनिटी को, यानी कि जब आज़ादी का समय पास आने लगा, इंडिपेंडेंस हमारी पास में आ गई, तब सोचा गया ये तो काफ़ी नॉट सूटेबल है हमारी कंट्री के लिए, काफ़ी कंसर्न वाली बात है अगर हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीज़न कर दिए तो क्या होता है 1948 में, यानी कि एक साल के बाद, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के अब प्रेसिडेंट बन चुके थे, पर इस टाइम पे वो एक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक सेटअप करी लिंग्विस्टिक कमीशन, जिसका काम था कि ये पता लगाना कि स्टेट्स के बेसिस पे अगर रीऑर्गेनाइजेशन करा जाता है तो वो सही होगा कि नहीं होगा। जिस कमीशन को हम कहते हैं धार कमीशन, क्योंकि जो इसका लीड कर रहे थे उनका नाम धार था।